या वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है नीट का जो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, जिसको हम लोग समझेंगे बहुत एजिवेसली। तो इसमें आपको सबसे रियलिटी यही चीज़ होना चाहिए कि जो आपका बेस होता है, बेस से जो आपका हायर पॉइंट होता है, उस क्वेश्चन को समझते हुए कैसे सॉल्व करते हैं ये आप पर डिपेंड होना चाहिए। तो एनालिसिस हम लोग कल कर रहे थे अबाउट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर में हमने पढ़ा कि एज वेल जो वेक्टर होते हैं स्केलर होते हैं, इनमें क्या डिफरेंट होता है, इनका रिजल्टेंस क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कैसे इसका कम्बिनेशन होता है, कितना वैल्यू होता है, इन सब चीज़ों को हमने स्टडी किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ क्रॉस प्रोडक्ट पर। क्रॉस प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके नीट में कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आता कैसे है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको सिंपल सा सपोज कीजिए, यदि हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लेते हैं तो इनका ए बी साइन थीटा विथ यूनिट वेक्टर एन होता है। ये क्रॉस है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब यूनिट वेक्टर एन इसकी एक वैल्यू भी होता है, इसको डायरेक्ट आप जो है वेक्टर एन अपान मॉड ऑफ एन ऐसे लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपका अधिकतर जो है 1 देखने को मिलता है। यूनिट वेक्टर जिसका नाम है ये यूनिट पे आपका 1 हो जाएगा। अब जब 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा इफेक्ट। इसके भी 3 कंडीशन बन जाते हैं, क्या 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जब इन तीनों के इस तरह से डिग्री बनते हैं तो यहाँ पर आप लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन 0। और जब साइन 0 लेके चलते हैं तो साइन 0 की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो जब 0 की मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे डेट मीन्स वी गेट द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन आपको मिल जाता है। नाउ जब 90 लेके चलेंगे वाइल वी टेकिंग द 90 डिग्री ए बी विथ साइन 90 एंड साइन 90 इज द ऑलवेज 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे देयर इज नथिंग, ए बी 1 का मल्टीप्लाई ऑलवेज 1 बिहाइंड होता है, छिपा रहता है। ये हो गया। एंड व्हेन द टेकिंग 180 डिग्री इन दिस ए क्रॉस बी is the AB sin 180 and sin 180 is the 0. That means A cross B is 0. So 90 पर 1 यहाँ पर 180 और यहाँ पे 0 पर आपका ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, यहाँ पे क्रॉस में 0 होंगे। बस 90 पर आपको देखना है कि ए बी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो व्हाट विल डू हियर इफ द सपोज यूनिट क्रॉस के लिए हम लेके चलते हैं, इफ सपोज वेक्टर ए इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर आई, 4 यूनिट वेक्टर जे एंड 3 यूनिट वेक्टर के एंड v इक्वल टू मैं सपोज कर लेता हूँ यूनिट आई दिस टाइप, इस तरह से है। इसका क्रॉस करना है, क्रॉस। सो व्हाट विल डू हियर ए क्रॉस बी ऐसे, तो ये यहाँ पर ऐसे हम मॉड खींचते हैं। ठीक है, आई जे के इसके ऑफ एलिमेंट को लिखें, आई यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बस दिमाग का ध्यान से दीजिएगा। आई जे के लिखिए। अब इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 3। यहाँ पे नथिंग द, यहाँ पे कुछ नहीं तो कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 लिखिए, 3 एंड 2 ऐसे। क्रॉस में यही चीज़ ध्यान देना है कि एलिमेंट जो होते हैं आई जे के को हम लिख के उसके कोफिशिएंट को ऐसे लिख दिया जाता है। अब इसमें आपको देखना है दिस इज ये ऐसे दिस, ठीक है।
तो आप किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं? एज विल गिविंग द एग्जाम्पल, आपके घर पे जो पिलर होते हैं वो किस फॉर्म में हो जाते हैं? कॉलम में हो जाते हैं, ठीक है। और जो ऐसे लाइनिंग होते हैं तो उसको हम रो में बोल देते हैं। तो ये रो, डेट मीन्स इसको R1 R2 एंड R3, R1 R2 R3, C1 C2 C3, ये कॉलम होता है, C1 C2 C3। नहीं प्रेयर होता है तो लोग कहते हैं, टीचर बोलते हैं हे रो सही करो, तो रो सही करे मतलब क्या? जो आपकी लाइनिंग है वो लाइनिंग से वो सही होना चाहिए। और यदि हम ऐसे जो है खड़ा स्टैंड कर देते हैं तो ये होता है पिलर, कॉलम, ठीक है। तो ये आपका कॉलम के नाम से जाना जाएगा एंड दिस इज द नोन एज रो के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या करना है, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के। पहले आप इस तरह से लिखिए आई, यूनिट वेक्टर आई, यहाँ पे प्लस होता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे चलता है। तो देखिए प्लस, यहाँ प्लस छिपा रहता है, हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस, जी लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, नाउ प्लस, ऐसे ऐसे समझे? बस लिखने का भी टाइटल देखिए, यानी इस तरह से हमने लिखा I1 को जे एंड के। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा देखिए, देखना जी तुम्हारे लिए है। तो ये पहले वाले में ना, ये इधर का कॉलम और ऊपर का रो क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इधर का क्लोज ऊपर का क्लोज, तो बचेगा क्या? 4 एलिमेंट। ऐसे बंद किए, ऐसे बंद किए, तो क्या बच रहा है आपका? हाँ 4 3 3 2, ठीक, ये चीज़ हो गया। आप किस वाले पा रहे हैं? हम जे वाले पा रहे हैं। तो ऊपर का और ये वाला जिसमें पड़ेगा उसको हम क्लोज कर देंगे। ऊपर का क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया, तो 4 क्या क्या बचेगा आपका? 2 3 और 1 2। फिर इसके वाले पा रहे हैं, तो ये रो, ऊपर का रो और ये थर्ड कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो क्या बच रहा है आपका? 2 4 एंड 1 3। क्लियर? ठीक है, यानी जिस रो कॉलम में पड़ेगा उसको हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। ये ऐसे, तो पहले के लिए हमें 4 3 3 2। अब दूसरे में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 3 एंड 1 2, 2 3 1 2। नाउ थर्ड में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 2 4 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना रहेगा, व्हाट विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे 4 2 जा 8, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9। तो जब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लेते हैं, माइनस यूनिट वेक्टर जे, देखिए 2 2 जा 4, इधर से आएगा तो 3 3 जा नहीं 1 3 जा 3 हो गया, राइट। एंड दिस इज 2 3 जा 6 एंड 4 1 जा 4। अब माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 में से 9 जा माइनस आई यूनिट वेक्टर, और 4 में 3 जा तो माइनस यूनिट वेक्टर जे, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 यूनिट, पॉजिटिव है ना, 6 में से 4 जा 2 यूनिट वेक्टर के, दिस इज योर आंसर। और यहाँ पे जब रिजल्टेंस पूछता, यदि यहाँ से एक रिजल्टेंस पूछता तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जब 4 आएगा ना तो 4 5 6, यहाँ पर तब 6 हो जाता है रिजल्टेंस के लिए। तब यहाँ पे ऐसे इसके इक्वल टू क्या था हमारा, a क्रॉस b था ना, तो a क्रॉस b इस तरह से लिख के इसे मॉड में ले लेते, तब यहाँ पे ये हो जाता। 2 क्वेश्चन सिंपल सा समझो एक बार फिर से। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इक्वल टू AB साइन थीटा, ये बहुत ईजी है, ठीक है।
ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, इसको यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है यहाँ पर वेक्टर एन अपान मॉड एन, जिसकी वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 की मल्टीप्लाई यदि इसमें हम करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 तो बिहाइंड रहता है, कोफिशिएंट होता है। अब इसके 3 कंडीशन होते हैं, 0, 90 एंड 180। 0 इस इनपुट करेंगे, ए बी ए क्रॉस बी, ए बी साइन 0, थीटा यहाँ क्या रख रहे हैं 0, तो साइन 0 की वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है। तो 0 की मल्टीप्लाई जब ए बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो गया। आप किस पे आएंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री इस इनपुट करें यहाँ से, तो देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई यदि इसमें करते हैं तो 1 बिहाइंड होता है, कोफिशिएंट होता नहीं, बस हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी हो गया। एंड सिमिलरली व्हेन द कमिंग द 180 डिग्री आफ्टर द पुट इन दिस, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन 180, साइन 180 पे भी इसका 0 होता है। तो डैट मीन्स 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे जो है इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसका 0 होते हैं। 90 पे सिर्फ आपका ए बी होता है, ठीक है। तो इस पे बेस पे मैं एग्जांपल दिया हूँ, मैं एग्जांपल दे दिया हूँ। सपोज कीजिए वेक्टर ए इक्वल टू, मैं कुछ भी सपोज कर सकता हूँ, 2 यूनिट आई, 4 यूनिट वेक्टर जे, 3 यूनिट वेक्टर के, एंड सिमिलर बी इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 यूनिट वेक्टर प्लस 2 यूनिट वेक्टर के। तो क्रॉस के लिए हम समझ रहे हैं, क्रॉस के लिए यही कंडीशन है यहाँ से, ए क्रॉस बी। तो जब क्रॉस करते हैं तो ऐसे हम लोग मॉड खींच देते हैं। अब जो आई जे के है ना, आई जे के को ऐसे लिख लेंगे। अब इसके एलिमेंट को लिखते हैं, आई का यूनिट वेक्टर यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट में, 4 का एलिमेंट क्या है, जे का 4 है, एंड 3 का के है, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे नथिंग एट द 1, आई का यहाँ पे 1, जे का 3 एंड के का 2 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से जो है इसको हम कॉलम कहते हैं, C1 C2 C3 कॉलम, ठीक है। और जो इस तरह से होता है ये ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, इसको रो बोलते हैं, R1 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने का एक टाइटल होता है, हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे चलता रहता है। तो देखिए प्लस यहाँ पे मैं लिया, यहाँ प्लस नहीं लिखा जाता है, आई लिखा, ठीक है, फिर ये माइनस जे लिखा, फिर यहाँ पे प्लस के लिखा, और ऐसे मॉड लगा देंगे। यहीं पे विशेष समझिएगा। अब यहाँ पे ये कहा जाए कि सपोज कीजिए जब ये पहला हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है, पहला कॉलम, अब फर्स्ट रो, इसको क्लोज कर लीजिए, तो बचेगा क्या एलिमेंट, 4 3 3 2, 4 3 3 2। जिस कॉलम में पड़ेगा, जिस रो में पड़ेगा उसको छोड़ देते हैं, पहला कॉलम फर्स्ट रो ऐसे छोड़ दीजिए, तो जो एलिमेंट बचता है उसी को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आते हैं इस वाले पे, तो अब कौन सा कॉलम पढ़ रहा है, सेकंड पढ़ रहा है ना, अब फर्स्ट ये पढ़ रहा है, तो बचेगा कौन सा एलिमेंट, 2 3 1 2, 2 3 1 2 एलिमेंट। अब इसी तरह हम किस पे आएंगे, थर्ड में आ रहे हैं, थर्ड का कॉलम क्लोज, ऊपर का क्लोज, तो बच रहा है क्या आपका 2 4 एंड 1 3, राइट, ऐसे हो गया। अब यहाँ से सिंपल सा क्या करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टी, 2 4 जा 8, इधर से करते हैं पॉजिटिव, इधर से करते हैं नेगेटिव, 3 3 जा -9 हो गया, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 1 4 जा 4, 8 में से 9 तो माइनस यूनिट वेक्टर आई हो गया, आई तो ऐसे आगे है ही है, 4 में से 3 जा पॉजिटिव 1, लेकिन यहाँ आगे माइनस, इसलिए माइनस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आज 6 में से 4 जा तो 2, तो यहाँ पे 2 आगे ले दिए, +2 हो गया। तो ये यहाँ पे आंसर हो गया, ये यहाँ पे आंसर हो गया, राइट। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और मैं बढ़ा दूँ, आपके क्वेश्चन में पूछ लेता नेक्स्ट में कि इसका रिजल्टेंस बताइए। ऐसे यहाँ पे कहा था कि इफ द एनी वन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बिलोंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द रिजल्टेंस। तो फाइंड द रिजल्टेंस में जो यहाँ पे रिजल्ट आता है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, तो -1 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर कीजिए तो 1, और 2 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 4, तो 4 2
√6। तो यही इसी को जब ऐसे लगाया जाएगा तो इसको मतलब होता है कि जो भी कोफिशिएंट होते हैं वो रूट के साथ स्क्वायर में लिखते हैं, रूट के साथ क्या लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, तब ये आंसर हो जाता। फिर 4 ठो ऑप्शन है, उसमें से देख लीजिए कौन सा सही है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के बुक में इस टाइप का था, ठीक है। हाँ, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, बहुत ईजी है। आई होप समझ में आएगा। नोट करें, क्वेश्चन करना कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। Next, your question is the saying that what here the momentum of force F equal to this at the coordinate of this about the point of this at the given। तो यहाँ पे दी मोमेंटम, आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको जानना पड़ेगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं ये दो तरह के इस तरह से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। यहाँ पे दो तरीके से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और यहाँ पे फोर्स इस तरह से दिया हुआ है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है। जिस तरह यहाँ पे क्रॉस में हम लोग पढ़े A क्रॉस B, तो यहाँ पर इसके IJ को लिख के इसके एलिमेंट को लिख लिया। बट यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे एट 203 अबाउट द पॉइंट ऑफ दिस इतना पे किया गया है। तो ये यहाँ से कहने का सेंस है कि ये पहला कोऑर्डिनेट से दूसरा कोऑर्डिनेट तक गया है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? तो इनका रिजल्ट लाने के लिए यहाँ पे पहले माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो आएगा तो यहाँ से एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन ये है, इसको क्रॉस में करेंगे। तो पहले देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया रहा था ना, तो यहाँ पर ऐसे 2 यूनिट वेक्टर I लिख लीजिए, IJ के अपने तरफ से लगाते हैं प्लस 0 यूनिट वेक्टर J एंड 3 यूनिट वेक्टर K। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे भी आ जाइए, 2 यूनिट वेक्टर I माइनस 2 यूनिट वेक्टर J एंड 2 यूनिट वेक्टर K। क्लियर? ये हो गया, ठीक, सिंपल सा। अब यहाँ से देखिए, इस वाले में से इसको माइनस कीजिए, इस वाले में से इसको माइनस कीजिए और इस वाले में से यहाँ पर माइनस कीजिए, ठीक है। तो बताइए जब 2 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 यूनिट वेक्टर I बचेगा ना, 0 लिखिए ना, लिखिए, ठीक है। आप यहाँ पर 0 IJ में से -2 कीजिए तो माइनस माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस यूनिट वेक्टर दिस। कैसे प्लस हो रहा है? क्योंकि इसमें से माइनस कर रही हैं, तो -1 यहाँ का जो माइनस हो रहा है, ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस कर रहे थे, तो हाई माइनस गया तो इसको माइनस कर दिया, ये माइनस हुआ तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखिए 3 में से आप इस 2 को माइनस कीजिए यहाँ पे ऐसे, तो क्या आ जाएगा? प्लस यूनिट वेक्टर K, मतलब 1 यहाँ लिखिए ना लिखिए, ठीक है। इसको थोड़ा यदि हम ग्राफ पे आपको समझाने का प्रयास करें तो ऐसे लिखिएगी एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं सपोज किया कि यहाँ पे ये कोई कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पे ये हमारा दिया है 203। अब यहाँ से मूव हो जा रहा है यहाँ पर, तब ये आ रहा है 2 -2 एंड 2 इस तरह से, ठीक है। आई इसको यहाँ से ऐसे मैच करा दें, तो ये यहाँ तक का कितना डिफरेंट रहा? तो ये इसमें से माइनस, ये इसमें से माइनस और ये इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो पेपर में आप कंपटीशन में बैठेंगे तो ऐसे थोड़ी ना फिगर बना के देखना है। आप यहीं पे हाई नहीं IJ लिखते, नहीं IJ लिखते, तभी तो ऐसे सिंपल सा कर सकते थे। हाई 2 में से 2 जा 0, यहाँ पे 0 में से -2 जा तो प्लस क्या जाएगा आपका 2, और यहाँ पे 3 में से 2 जा तो प्लस 1, मतलब 3 में से 2 जाते क्या आएगा ना। अब इसी का कोऑर्डिनेट लगा दीजिए IJ, देखिए वही ना होगा IJ, समझ में आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे ये फोर्स हो गया। तो यहाँ पे कह रहा मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या F × S या डेल्टा S लगा लेते हैं। डेल्टा S ये फार्मूला होता है, वर्क इक्वल टू ही भी होता है इक्वल। तो देखिए ये हमारा फोर्स हो गया, है जो डिफरेंट हो गया आया है, ये हमारा क्या हो गया? डेल्टा S। चाहे इस तरह लिखिए, चाहे यहाँ पे ऐसे करके लिखिए डेल्टा S, यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर J एंड यूनिट वेक्टर K, ठीक है। अब सिंपल सा इसके एलिमेंट को लिखिए, एलिमेंट को लिखिए तो क्या लिखेंगे? F की वैल्यू क्या है? 4 यूनिट वेक्टर I
5 यूनिट वेक्टर जे एंड दिस इज -4 यूनिट वेक्टर के, ऐसे अक्रॉस। फिर इसका जो हमारा आया है 0 यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के। तो आपको क्या बताया गया था कि पहले ऐसे हम खींच लेते हैं, फिर इसका यूनिट आई यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के लिखते हैं। अब इसके एलिमेंट को लिखा 4 5 -4, फिर यहाँ पर 0 2 और 1, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ऐसे लिखिए पहले, अच्छा ठीक। अब यह प्लस आई लिखेंगे, ऐसे खींचा, फिर यहाँ पर माइनस जे दिस टाइप ड्रा, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस के दिस टाइप ड्रा, राइट। इसके बाद यहाँ से फिर हम देखेंगे क्या किया जाएगा। अब इसके एलिमेंट को लिखते हैं। तो जब इसके एलिमेंट को लिखते हैं, नमी बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब देखिए ये आपका कॉलम C1 C2 एंड C3, ये लिखने की जरूरत नहीं हो, तो आपको बताने के लिए हम लिख रहे हैं। आप जितना शॉर्टकट यूज़ कर सकें कंपटीशन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बताया जिस रो और जिस कॉलम में पड़ेगा उसको लीव कर देते हैं, पहला कॉलम और पहला रो। तो बच रहा है क्या एलिमेंट 5 -4 एंड 2 1, राइट। फिर सेकेंड वाले पे आते हैं, तो ये बंद हो जाएगा और ऊपर वाला बंद हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 4 -4 4 -4 और यहाँ पर 0 और 1, क्लियर ना, ठीक। नाउ थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे ये क्लोज होगा, ऊपर का क्लोज होगा, तो क्या बचेगा आपका 4 5 0 2, राइट। नाउ व्हाट विल डू हियर, इसके बाद क्या किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। Listen what is the saying your question. 3 identical sphere each of mass are the placed at the corner at right angle with a mutually perpendicular side equal to the 2 meters in figure. Taking point intersection of the two mutually perpendicular side of the origin, find the position vector of center of mass. Position center of mass पूछ रहा है। तो 3 आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिसका मास m है m है, यानी मास सेम है। ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, एक ये इधर मैं ले लेता हूँ। बुक में सिर्फ 2 ही दिया है, एक यानी 0 रहा होगा। तो ये x एक्सिस को सपोज कर लेते हैं, दिस इज द y एक्सिस को सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे z एक्सिस, 3 एक्सिस है। तो सेंटर आपका यहीं पे बनेगा ना, सेंटर एकदम बीचों बीच सेंटर केंद्र। राइट ट्रायंगल का 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे, इसी को 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर पे इसका 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर, इस ओरिजिन से यहाँ तक का भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 मीटर रह के क्या करेगा, जब ये कह रहा है भैया 0 है, ये 0 लेंथ है, तो यहाँ पर मीटर लगा के मास लगा क्या फ़ायदा करेंगे जब 0 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो टेकिंग द इंटरसेक्शन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर द साइड द ओरिजिन, इसका ओरिजिन मतलब जो इसका मेन सेंटर है 0 पे इसको, तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ बातें कर रहा है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, इतना सा सिर्फ न्यू चीज़ों में जो मास रहेगा और जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, ठीक है। आप कितने मास हैं उससे डिवाइड कर लीजिए, मास 1 है तो 8 हो, 2 है तो 2 ठो, 3 है तो 3 ठो। यहाँ पे कितने एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस हो गया, तो तीनों का हमें निकालना पड़ेगा। तो पहला यदि हम ये z एक्सिस को लेकर चलते हैं, x एक्सिस y एक्सिस को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे कितना मीटर है, 2 मीटर है, और 2 मीटर के साथ ये क्या है, m है, ठीक है। तो 2 × m, ये x एक्सिस हो गया,
अब y एक्सिस पे 2 इंटू एम, प्लस लगाइए 2 इंटू एम, चलिए ऐसे लिख दिए, ठीक। नेक्स्ट में ये चीज़ें क्या है, ये जीरो, भाई ओरिजिन हमारा क्या हो गया, जीरो क्या। हाँ, अब यहाँ पे भी यम होगा, यम यहाँ तक, यम यहाँ तक, यम यहाँ तक, ठीक है। ये दिया नहीं है लेकिन हमने इसमें सपोज कर लिया, क्यों, क्योंकि कह रहा कि ओरिजिन कह रहा ना, बिकॉज द ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो आप बताइए कुल कितने हैं, M1, M2 और M3। इसका भी कितना है हमारा, M है, इसका भी कितना है M, और इसका भी क्या है, M है। तो बताइए दोनों को यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना 4 आ जाएगा, 4M, राइट, ठीक है। 1 2 3, 3M हो जाएगा। तो M M से कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 4/3, 4/3 हो गया, ठीक। अब सोचिए 4/3, 2M, ये किसके, M किसके एक्सिस पे है, I एक्सिस पे, और ये वाला किस एक्सिस पे है, ये वाला किस एक्सिस पे, राइट। इसके मास M पे जैसे M1 है तो M हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1। इसके कोफिशिएंट सीधे मैं ले रहा हूँ, कोफिशिएंट। तो बताइए यहाँ से तो ये इसको लिखना जरूरी है नहीं। इन दिस व्हाट इज कॉमन, 2 कॉमन, तो यूनिट वेक्टर I यूनिट वेक्टर J, 1 2 3, बस ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने इसके मास को देखा तो 4/3 है। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिर्फ मास की बातें करता तो आपका 4/3, लेकिन ये कह रहा पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना। यदि है पोजीशन भूल जाए ना आप, तब ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी मास पर पोजीशन वेक्टर की बातें की जा रही हैं। तो पोजीशन वेक्टर ये दिखा रहा है I और J, मतलब उसकी स्थिति क्या है, कंडीशन कहाँ पे जाके ये है, तो I और J पर है। बट यदि ओनली मास पूछता तो ये आंसर होता। तो करेक्ट आंसर इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर मास, ये हो जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू, नोट कीजिए। डायरेक्ट ही नाउ सी, इसका यहाँ पे पहले आप क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट निकालोगे, यानी वेक्टर यहाँ पर ऐसे मॉड अप करके। तो मॉड अप करके यहाँ पे निकालने का सेंस क्या होता है कि जितना भी रहे 1 का स्क्वायर 1, फिर J का स्क्वायर 1, फिर ये डेट मीन्स 3, इसका भी वही आएगा सेम 3। हाँ, तो फार्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू यहाँ पर F इंटू डेल्टा S, राइट ना। तो इसका कितना आ गया, √3, इसका कितना है, √3। अभी तो यहाँ पे कॉस साइन थीटा होता ना, ये एंगल इसके इतना होता ना, ये यहाँ पे ये जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर, तो AB साइन थीटा, तो इसका ये है, इसका ये है, तो ये साइन थीटा हुआ। इसका वर्क इक्वल टू 1 जूल दिया है, 1 जूल दिया है विथ साइन थीटा। तो 1/, ओनली 3 हो जाएगा, तो डिवाइड कीजिए 3 हो जाता, इक्वल टू साइन इनवर्स। तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है आपका साइन इनवर्स 1/3, ये आंसर होता है, ये आंसर होता है, ठीक है, इतना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब आते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी द फॉर्मेट CG एंड E²/4πε0 इज C द वेलोसिटी ऑफ लाइट, G द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड E द चार्ज। यदि इसका तीनों की वैल्यू आपको मालूम है तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो इसको बारी बारी निकालना पड़ेगा। तो पहले आप छोटा छोटा पार्ट में करके देख लीजिए, ठीक है। C
क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो लाइट है ना वो लाइट हमारा कितना तेज ट्रेवल करता है, ये जो सूरज की रोशनी आ रही है ये कितनी स्पीड से चल रहा है, उसको मेजर करने के लिए ये यहाँ पर हम लोग फार्मूला ले लेते हैं। C इक्वल टू ये होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके यूनिट से डायमेंशन निकालिए। यूनिट मीटर है, मीटर किस में होगा, लेंथ में, L से, ये बताया गया था, थोड़ा तुम ध्यान देना। जो लेंथ वाली चीज़ें होगी उसको हम यहाँ पे L से डिनोट करते हैं, जो मास वाली चीज़ें होती है कैपिटल M से, और जो टाइमिंग रहेगा T से, राइट। अब बताइए ये सेकेंड है ना, सेकेंड किस में हो जाए आपका T, तो क्या लिख सकते हो आप, LT⁻⁻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 ⁻
डिवाइड का इतना रहा। क्लियर? नाउ ग्रेविटेशनल जी का, ठीक है, तो जी का हमें फाइंड आउट करने के लिए, जी का फाइंड आउट करने एफ इक्वल टू यहाँ पे जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों से डिवाइड, एफ आर स्क्वायर अपान m1 एंड m2 इक्वल टू जी। इसका न्यूटन होता है तो न्यूटन का क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2, ये इसका डायमेंशियल हो गया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया हूँ। आप चाहो तो एफ इक्वल टू एम ए पे फाइंड आउट कर सकते हो। और ये डिस्टेंस आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर तो ये भी तो मीटर में ही होगा ना, दूरी किस मीटर में होगी, तो इसको हम दूरी वाला कैसे लिखेंगे, एल, लेकिन ये स्क्वायर है तो क्या लगा दो, स्क्वायर अपान, यहाँ पे मास, दोनों मास है तो इसका भी यम इसका भी यम, डायरेक्ट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इक्वल टू हमारा जी, तो 1 एम से 1 एम कैंसिल, तो यहाँ पे एक एम बचा है, ऊपर जाए कितना जाए माइनस 1 एम, यहाँ 1 ऊपर नेगेटिव, यल 2 एंड यल कितना हो जाए आपका एल क्यूब, और यहाँ पे टी पावर माइनस 2, ये किसका डायमेंशन निकला, जी का, राइट। पहला डायमेंशनल स्पीड का, स्पीड अप्लाइड, दूसरा डायमेंशनल ग्रेविटेशनल का निकल गया, और तीसरा क्या करा, ई स्क्वायर बाई 4 पाई स्पाइलन नॉट या 0, ऐसे जो भी बोलना है। तो ऐसे में इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू, ये सेकेंड ईयर की चीज़ है, 1/4 पाई स्पाइलन 0 Q1 Q2, चाहे तो आप इसको E1 भी दे देते हैं नाम, इसका U2 अपान आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, E1 E2 बाई इतना का डायमेंशन पूछ रहा है, तो दिमाग आप लगाइएगा, एफ है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ आर स्क्वायर हो गया, तो बचेगा क्या, E1 E2, तो E1 E2 यदि सेम है E और E तो क्या जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे फार्मूला था Q1 Q2 अपना, फार्मूला तो ये होता है, लेकिन E1 भी Q1 E है, यानी ये E हो गया, Q2 E2 है तो यानी E हो गया, तो E मिलके E स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या आपका 1/4 पाई स्पाइलन 0, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस 2 डायमेंशियल, ठीक है, आइए क्या जाए हमारा, ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई स्पाइलन 0, तो एक साथ लिखिए एम एल क्यूब आर टी पर माइनस 2 इक्वल टू ई स्क्वायर 1/4 पाई स्पाइलन नॉट। यानी ये चीज़ें आपको मालूम हो, ये चीज़ें मालूम हो और ये चीज़ मालूम हो, बस यही 3 चीज़ का यहाँ यूज करना है, 1 2 3। और यहाँ पे कह भी रहा है यार क्वेश्चन, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का वेलोसिटी, हाँ, जी द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ई द चार्ज। इस तरह से तीनों निकल गया। अब तीनों का वैल्यू किस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशियल लेंथ यानी लेंथ के इक्वल है, लेंथ डेट कैन बी द फॉर्मेट, लेंथ से निकल रहा है, लंबाई से निकल रहा है, क्या 3 चीज़, लेंथ से निकल रहा है स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल एंड ये ई स्क्वायर बाई 4 पाई स्पाइलन 0, इतना चीज़ ये निकल रहा है लेंथ में से। तो लेंथ के इक्वल होगा ना भाई, हम ही बोल रहे हैं तो हमारे इक्वल सब कुछ होगा ना। तो ऐसे में यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारा लेंथ L इक्वल टू सी जी एंड ई स्क्वायर 4 पाई एप्साइलन नॉट, राइट। इसका देखिए
क्वेश्चन कह रहा था कि C इज द वेलोसिटी अप्लाइड, G द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड E द चार्ज। तो हमें तीनों को अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ योर डायमेंशियल, और इस डायमेंशियल में आपके नीट में एक क्वेश्चन ज़रूर उठाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, तो आप माइंड लगा लेते हैं तो बहुत सही आपका जो है सॉल्व हो जाता है, इजी होता है, बस आपको आना चाहिए। तो आप यहाँ पर नीट में ये देखोगे डायमेंशियल क्या कहेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत यही है कि जो इसका डायमेंशियल डेट मीन्स बीमा, डायमेंशियल में आपको यही सिंपल सा सोचना रहेगा कि जो मेन यूनिट होते हैं, मेन यूनिट जिसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सिंपल सा इसमें क्या होगा, जो यूनिट होता है, यूनिट के जो पावर होते हैं उसी को हम डायमेंशन कहते हैं, साफ साफ शब्दों में। इसका कौन विचार दिया था? फोरियर साइंटिस्ट ने, फोरियर ने इन्होंने बताया था, ठीक है, फोरियर। तो फोरियर ने इन्होंने ये कहा, सपोज करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो भी फंडामेंटल यूनिट हैं, फंडामेंटल यूनिट के जो चढ़ी गई घातें होती हैं, चढ़ी गई पावर होते हैं, क्लाइम होते हैं, इसका डेट आपका डायमेंशन कहा जाता है। कैसे? सिंपल सा, मैं एरिया को मैं लेता हूँ, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, मालूम है। इसको लेंथ को किस में मेजर करेंगे, किस में नापेंगे? मीटर में। इसको भी किस में नापेंगे? मीटर में, ठीक है। तो ये मीटर, मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हुआ ना, यूनिट हो गया, राइट। और जब ये यूनिट हो गया तो इसके पावर क्या है? 2 है ना, तो इसी को डायमेंशन बोल देंगे। जो पावर क्लाइम है, ये पावर है ना, इसी पावर को हम डायमेंशन कहेंगे। तो उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया, 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे सिंपल सा देना। जो तोलने वाली चीज़ होता है उसको हम m से डिनोट करेंगे। जो लेंथ वाली, यानी ये मास वाला हो गया, मास वाला उसमें आता है, लेंथ हो गया तो L से लिख देंगे, और टाइमिंग जो है वो रहेगा T। यही 3 चीज़ें। टेम्परेचर भी आता है तो इसको हम थीटा लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो है आपको मेन फंडामेंटल यूनिट में यही चीज़ देखने मिलता है, केजी, इसका केजी हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा, इन होता है, ठीक है। तो बताने का बस यही मकसद है इसमें कि जो भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट को हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो पावर होता है क्लाइम, यानी जो पावर उस पे होता है उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया, तो बताओ ये मीटर वाला है ना, मीटर वाला किससे लिखेंगे? L से। यहाँ पे ऐसे लिख दो L, यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 लगा दो, बस हो गया डायमेंशन। तो मैक्सिमम डायमेंशन में ये कहीं देखा जाता है, ऑलवेज तीनों के एक साथ लिखते हैं, MLT। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो अल्फा, बीटा, गामा। तो यहाँ पे L के जगह देखो, यहाँ पे 2 है, यानी बीटा के जगह 2 है, यानी M और R नहीं है। तो जब नहीं रहता है तब वहाँ पर हम ऐसे अपनी तरफ से लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। किसी जिसकी आवश्यकता रहेगा वो पावर चढ़ जाएगा, जिस पे आवश्यकता रहेगा पावर रहेगा। जैसे यहाँ मान लो पावर 2 है, यहाँ पे 0 लिखेंगे नहीं, बाकी इन दोनों में क्या लिख देंगे? 0। देखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m पावर 0 L2 और t पावर t 0, ठीक। जहाँ पे हमें आवश्यकता रहेगा, जिसमें रहेगा पावर तो वहाँ पे 0 नहीं लिखा जाएगा, जहाँ पे पावर नहीं रहेगा वहाँ पे 0 लिख देंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो पावर तो रहेगा ना, 1 तो रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे L के नाम M T, यहाँ पे इसलिए 0 लिख दिए। आप यहाँ पे लिखते तब भी आंसर सही रहता, लेकिन इस तरह लिखेंगे तो ये थोड़ा सटीक हो गया, सीक्वेंस में हो गया, ये चीज़ें क्लियर। आप सपोज कीजिए हम
ये हो गया। वॉल्यूम को निकालते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला यू नो, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसका पहले यूनिट की बात करें, लंबाई किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेथ भी किस में मेजर करते हैं? हाइट भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो बताइए मीटर क्या हो गया? क्यूब। ये तो ये इतना यूनिट हो गया, हाँ। लेकिन इसकी पावर के साथ देखोगी तो क्या डायमेंशियल में आएगा। तो जब डायमेंशियल में आएगा तो यहाँ पे एम वाले को मीटर वाला क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। तो एल और यहाँ पे लिख देंगे क्या? क्यूब। यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब लिख दो, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर इस तरह से डायमेंशियल होगा। अब यहाँ बताइए यल, यहाँ पे चाहो तो यम नहीं है, यम पावर 0, यल पे क्यूब और टी पावर 0। क्लियर? ये सिंपल सा, ठीक है। ये सब फर्स्ट ईयर में है, आपको नीट में भी आपको सब मिलता रहता है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए हम अगला लिखते हैं, स्पीड। स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो बताइए ये डिस्टेंस, इसी को डिस्टेंस कहेंगे ना। तो ये डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है? दूरी किस में नापते हैं हम लोग? मीटर में है ना, हाँ। और टाइमिंग किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। इन हुआ, ठीक है। तो बताओ डिस्टेंस हमारा मीटर में गया, आइए आपका सेकंड में, हाँ। इसको ऐसे लिखती हो, मीटर आई यहाँ पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, ये यूनिट हो गया, राइट। अब डायमेंशियल की बात करते हैं, तो डायमेंशियल में क्या करेंगे? ये देखो, ये एम वाला किस में आता है? एल में। मीटर वाला आई सेकेंड है ना, सेकेंड किस में आता है? टी में। लिखने यहाँ माइनस है तो माइनस लगा तो डायमेंशियल हो गया, हाँ। यहाँ पे इस तरह से, लेकिन तीनों फॉर्म में देखा जाए तो इसको इस तरह से भी लिख दो, एम पावर 0, एल पे है या टी पावर -1। जैसे आप कुछ नहीं तो 1 तो है ना, 1 है तो 1 को वहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, जहाँ पे नहीं रहेगा वो लिख देंगे, हाँ, ठीक है। तो ये इसका हो गया, किसका? स्पीड का डायमेंशन हो गया। स्पीड, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी जितना जो है दूरी और समय का रिलेशन रहेगा सबका सेम आएगा। क्लियर? इतना हो गया। आप सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूँ डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी ऐसे रो से डिनोट करो, मास, हाँ, एम हो गया। वॉल्यूम, तो मास को किस में मेजर करेंगे? केजी। इसको किस में? क्यूब, मीटर क्यूब। जैसे भी देखो यहाँ पर नहीं फॉर्मूला लगा है, LBH मीटर क्यूब, यूनिट हो गया। इतना हो गया। अब बताओ यहाँ पे ऐसे केजी मीटर क्यूब, तो ये यूनिट हो गया, यहाँ पे यूनिट हो गया। इसको ऊपर ले जाके भी लिख सकती हो, केजी अब मीटर ऐसे माइनस क्यू, क्योंकि नीचे ऊपर गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ पे सिंपल से डायमेंशन की बात करते हैं। केजी वाला किस में देखते हैं? कैपिटल एम। ये मीटर वाला किस में देखते हैं? एल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी सही है। अदरवाइज इसको तीनों फॉर्म लिखना, तो एम पे है, एल पे है, टी पावर 0। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। एल क्यूब है ये, टी वाला नहीं है तो टी के पावर 0 लिख सकते हैं। क्लियर? कंफर्म? तो ये सिंपल सा डायमेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो डायमेंशियल सेंस यानी इन्होंने बस यही सिंपल सा बताया कि जो मूल मात्रक होते हैं, हिंदी जो मूल मात्रक के चढ़ी हुई घातों को विमाय कहते हैं। मूल मात्रक के चढ़ी हुई घातों को विमाय, चढ़ी हुई घात यानी डेट मीन्स पावर को विमा कहते हैं। इसका हु गिवन द स्टेटमेंट? 4 ईयर, ठीक है। नाउ नोट। Now, your next question is the saying that a particle is moving its position coordinate x, y 2 meter, 2 and 3 meter at t equal to 0 and 6 meter, 7 meter at time 2 second and 13 meter 14 at 5 second. Average velocity vector AV
फ्रॉम टी टू 5, 0 to 5, 0 to 5 है तो 0 to 5 में क्या रहेगा? तो ऐसे में यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हमें, ए पार्टिकल्स इज मूविंग। क्वेश्चन में क्या कर, 3 कोऑर्डिनेट इस तरह से दिए हैं, 1 2 और यहाँ पर 3। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रॉम 0 to 5, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब फर्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है एक्सिस पर, एक्सिस लेंगे यहाँ पर, तो ऐसे में पहला 0 वाला दे दिया, आई 2 सेकंड वाला नहीं दिया हुआ है, दूसरे सेकंड का पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन में। एंड ये 5 सेकेंड एट दिस द अब द 5 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ए भी फ्रॉम T0 to T5, ये चीज़ कह रहा है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, कोई भी जो है आप जब एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज फाइंड आउट करने मतलब क्या होता है कि जितना आपका जो है वेलोसिटी है ऐड करते जाइए, V1 V2 V3, ठीक है, जितना रहेगा उतना ऐड करते जाइए और उससे डिवाइड भी कर दीजिए। 3 है तो 3 से डिवाइड कीजिए, 2 है तो 2 से डिवाइड कीजिए। तो 0 से 5 तक यदि आप इसका ग्राफ के नॉलेज करें, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या रहा होगा टाइमिंग, यहाँ पे इसका 0 रहा होगा। फिर 0 से यहाँ तक कितना आया होगा, t = 2 सेकेंड आया है। फिर t = कितना आया है आपका 5 सेकेंड। मैं सपोज कि यहाँ पे 5 सेकेंड है, ठीक। जब ये 5 सेकेंड है तो ये सेकेंड है तो इसकी कुछ डिस्टेंस भी तो हो रही होगी, डिस्टेंस इतना, फिर इतना, फिर इतना रहा होगा डिस्टेंस। हाँ, जब 0 रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे ही सपोज करते हैं 0 ही से ही यहीं पर आ जाए, देयर इज नो चेंजिंग, ठीक है। जब 2 सेकंड आया तो यहाँ तक आ गया, जब 5 सेकंड आया तो यहाँ तक आ गया डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप करा 0 से 5 तक का बीच का कितना होगा, तो आप क्या करिए, सबसे हाईएस्ट कितना गया इसका, बस 13 मीटर। तो 13 मीटर में से आप 0 वाला कौन है, 2 मीटर को माइनस कीजिए। पहला है एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस भाई, यही एक्सिस पे हमारा आई हो गया, ठीक है। आई यहाँ पे 13 - 2 एवरेज वेलोसिटी, ऐसे भी ए भी यानी एवरेज वेलोसिटी, ए फॉर एवरेज बी फॉर वेलोसिटी हो गया। तो क्या कर रहे हैं, ये इधर जे वाला हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपका पहले हम मीटर को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका मीटर 13 - 2, 13 - 2, इसका भी यूनिट वेक्टर आई होगा, इसका भी यूनिट वेक्टर आई होगा। चाहे यहाँ पे यूनिट आई लिखते फिर यहाँ लिखते, तो यहाँ पे जब सेम है यहाँ पे सेम है तो कॉमन नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर हम लिखते फिर इसको यहाँ पर लिखते फिर कॉमन ले लिए, आसान हो गया, ठीक, इतना होगा। फिर इसका सेकेंड वाला कितना है 14 माइनस यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और इस प्लस के साथ लिख चलिए यहाँ पर, फिर ये जाएगा 14 और माइनस कितना जाए आपका 3, ठीक है। आइए किस यूनिट के लिए हुआ, यूनिट वेक्टर जे हुआ, ठीक है। अपान और इस वेलोसिटी में ये हो गया डिस्टेंस, नीचे क्या होता है टाइमिंग होता है ना, तो टाइमिंग होता, तो टाइमिंग बताइए क्या, लास्ट वाला कितना टाइमिंग है 5, और ये वाला कितना आपका 0, क्लियर। तो इसको यहीं पे माइनस करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 11 यूनिट वेक्टर आई प्लस यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये बोले भाई यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, हाँ 11 यूनिट वेक्टर जे बाई 5। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन हियर, 11 सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 11/5 ये इसके नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, यूनिट वेक्टर आई एंड प्लस यूनिट वेक्टर, बस ये योर आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसका फॉर्मूला लिख सकती हो कि वेलोसिटी अपान, यानी यहाँ पे ऐसे V2 - V1 T2 - T1 इक्वल टू आपका यहाँ पर डेल्टा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में डाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। बस सिंपल सा भाई, डिस्टेंस है तो जितना डिस्टेंस है डिस्टेंस लिखा,
S1 S2 माइनस S1 भाई, इस तरह बस फार्मूला के फॉर्म में हो गया। नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शिप ए शिप, दैट मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि ए कोई शिप है जिसका शिप का नाम ए रखा गया है, शिप जहाज है जिसका नाम ए रखा गया है, इज मूविंग टुवर्ड विद द स्पीड ऑफ ए 10 km/h एंड द शिप बी 100 km साउथ ऑफ द ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विथ द स्पीड ऑफ ए 10 km/h, then time after which the distance between the become shortest is। इस कहा जा रहा कि दो शिप है, वह शिप जो ए और बी दोनों चल रहा है, तो शिप ए जो है मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, जो वेस्ट डायरेक्शन उसमें मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड जो है कितना है 10 km/h है। एंड ये आपका जो शिप बी है वो साउथ में कितना, ये ओनली 100 km चला है, 100 किलो चला, ना कि इसकी यहाँ पे ये सिर्फ दूरी बता रहा है और यहाँ पे इसकी स्पीड बता रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे इस तरह झटका से देखो यार, दिस एंड दिस आप यहीं पे कर देंगे डिवाइड हो जाएगा गलत, तुरंत बच्चों के माइंड में आएगा। तो यार ये बोली क्या है आपका कियम है, ठीक है। साउथ आप इज द मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद द स्पीड आप इतना 10 km/h, यानी इसका जो स्पीड यहाँ पे बता रहा है और इसका स्पीड ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ए टाइम आफ्टर विद द डिस्टेंस बिटवीन द बिकम ए शॉर्टेज इज, यानी कितना शॉर्टेज होगा किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि ए का तो नहीं दिया है ना डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस दिया है नहीं, देखिए है बी है, बी का जो है ये स्पीड यहाँ दे दिया, बी का स्पीड यहाँ दिया हुआ है और ए का स्पीड है यहाँ पे, बट इसका डिस्टेंस नहीं है, राइट। तो इसका आप डायरेक्शन चाहो बनाओ या ना बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि मैं सपोज किया दिस इज योर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन शो कर दिया ऐसे, सिंपल सा डायरेक्शन शो करने की भी जरूरत नहीं, आप समझ लेते हो। तो अब यहाँ पे सिंपल सा सोचो कि क्या ये जो है कौन सा स्पीड है, स्पीड ऑफ द 10 km/h कौन से दिशा में, वेस्ट में। वेयर इज द वेस्ट, यहाँ पे, ठीक है। 10 km/h हो गया, राइट। नाउ 100 km साउथ में जाता है, दिस इज द गोइंग 100 मीटर हो गया, ठीक है। एंड दिस नॉर्थ स्पीड, नॉर्थ किधर है भाई, नॉर्थ स्पीड इधर है 100 km/h, राइट। तो एक को हम वेस्ट वाले में सपोज करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन इस एक्सिस पे लेते तो ये आई एक्सिस पे हो जाता, आई इसको हम जे एक्सिस पे ले सकते थे, हमने इस तरह से बनाया ना, आप इसको ऐसे करके बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो है हम यदि डिस्टेंस की देखें तो डिस्टेंस यहाँ पे देखोगे आप कितना हो जाएगा, 10 यूनिट वेक्टर आई एंड 10 यूनिट वेक्टर जे, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस है। तो मैं आप लोग को बताया था कि यहाँ पे ये सेंस क्या है, यहाँ से और यहाँ तक का यदि देखा जाए इसका रिजल्टेंस मैग्नीट्यूड मॉडुलस कितना होगा, तो क्या किया जाए, कोई भी मॉडुलस के लिए हम बताए थे आप लोग को यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के होता, तो क्या इसके कोएफिशिएंट को लिखते हैं ना, 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, 10, राइट। तो 10 का स्क्वायर डायरेक्ट हम करें कितना हो जाएगा, वी गेट द 100 एंड इसका करेंगे तो कितना जाएगा 100, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर जी ये तो माइनस है, ठीक है। तो ये जो है जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो ये किस में, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तब ये हमारा डायरेक्शन किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अभी देखिए फिगर मैं इस तरह बनाया ना, मैं ऐसे कीजिए तो डायरेक्शन से होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 100 द 200, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस ऐसे लिख रहे हैं ना, तो ये जब मॉड लगाते हैं तो वी गेट द दिस, हाँ। तो इसका बताइए इसका रूट कितना आएगा, 10√2, कैसे 10 100 100 2 जा 200, तो पेयर बन गया ना, जोड़ी बन गया, लाइक
स्क्वायर मेथड से आप निकालो, इतना हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी देखें ऑप्शन है क्या। अब कोई बच्ची थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो हो आ गया आंसर आ गया टिक कर दो ना, ये क्वेश्चन नहीं। देन आफ्टर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन बिकम द शॉर्टेज, यानी कह रहा है ई और बी का जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा छोटा होगा, कौन सा छोटा होगा। और इसमें दिया था 100 किलोमीटर दिया हुआ, 100 किलोमीटर दिया हो तो 100 किलोमीटर पे आप हमें बताइए ना, ये यहाँ पे 100 है, एंगल कितने का बनेगा भाई, 90 बनेगा, गुड 90 बनेगा। तो ये 90 बनेगा, तो यहाँ पर ऐसे हम डिवाइड करते हैं, ये एक्स एक्सिस का हो गया, ये हो गया वाई जिस पे हमारा आई है और इस पे हमारा जे है, तो एक का कितना आएगा एंगल, एक का एंगल कितना आएगा, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक लेके ये 90 हुआ ना, तो ये बीचों बीच से डिवाइड करा तो डेट मीन्स वी गेट द 45 और ये द 45, नहीं समझे तभी ना हुआ, ठीक। तो इसका जो कंपोनेंट हुआ वर्टिकल कंपोनेंट में, तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस हम देखेंगे कितना हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इनटू एंगल, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया 100 एंड एंगल में क्या यहाँ पे लेके चलते हैं कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना हो गया 45, राइट ना, कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2 हो गया, क्लियर। तो अब यहीं पे ऐसे इसको हम रेशनलाइज कर दें, √2 से ओनली कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों, जब रूट में सेम रहा था तो ये 2 होगा, तो दिस कितना है 50√2, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर फर्स्ट। क्या करा है कि कह रहा है विच द डिस्टेंस बिटवीन द बिकम अ शॉर्टेज, कौन शॉर्टेज होगा, तो आपका ये मोर देन हुआ ना, ये क्या हुआ लेस देन हुआ, तो डिवाइड करते हैं शॉर्टेज के लिए, तो 50/10√2 दिस एंड 10 5 जा 5 आवर, तब क्या हो गया आपका ये आंसर आ गया, करेक्ट आंसर ये, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। आप क्या करते, इसमें अधिकतर बच्चे मैं देखता हूँ डायरेक्शन में जो है, जब टेस्ट भी होता है तो अधिकतर बच्चे जो है डायरेक्शन को लेकर जो है कन्फ्यूज जाते हैं, तो उनका एक्सिस जो है नहीं कन्फर्म। अब जैसे कई लोग जो यहीं पे सोच लो, कई लोग यहीं पे कहते कि सर जी हाई माइनस, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हुआ इसका कोऑर्डिनेट हुआ लेते, यहाँ पे माइनस लगा देते लोग कैंसिल, तो क्या आ जाता 0। जो बारीकी इस क्वेश्चन नहीं पढ़ा गया माइनस मार्किंग हो गया। अब मान लो यहाँ पे यदि सावधानी केयरफुली कर लिया तो यहाँ पे सब क्या 10√2, तब ये आ गया 10√2 ये आ गया, तब भी तो क्वेश्चन गया। क्या कह रहा है देन टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन द बिकम अ शॉर्टेज, कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक्स एक्सिस पे है कोई वाई एक्सिस पे, जिसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दी हुई है, जिस पे डायरेक्शन पे पहले कंडीशन में कह रहा है ए की मूविंग स्पीड कितनी है 10 km/h है, एंड इसका बी डिस्टेंस भी दे दिया और इसकी स्पीड जो है आपका क्या कर रहा है 10 km/h। तो ऐसे कंडीशन में ए का जो है शॉर्टेज डिस्टेंस कितना रहा होगा, कि वो कितने डिस्टेंस पे कितने आवर चला होगा, यानी कितने घंटे चला होगा, तो 10 वी गेट द 5 आवर 5 घंटा, क्लियर। बस 10 ये क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए। This question is a very easy question. If dimension of liquid critical velocity of the liquid flowing through the tube are expressed as eta power x, rho power y, r power z, where is where करते हैं ठीक है, eta, rho and r the coefficient of viscosity of liquid, यानी eta क्या है coefficient of liquid, density of liquid rho है, and the radius of the tube, उसका ट्यूब का रेडियस है, अगर रिस्पेक्टिव लॉग वैल्यू ऑफ x y z की वैल्यू पूछना है। क्वेश्चन क्या है, वहां पर हम बैक वाले पढ़े थे तो वहां पे लेंथ की इक्वल दे रहा था तीनों कोऑर्डिनेट या तीनों जो एलिमेंट थे, बट यहाँ पे क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग
और द ट्यूब एक्सप्रेस्ड, तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ओहो ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है हमारा vc इज इक्वल ऑफ एटा पावर x रो पावर y एंड r पावर, ठीक। तो आपको डायमेंशन आना चाहिए इसका, ये रो एटा का, रो का और r का, वेलोसिटी का, कोई भी वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू नो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को डायरेक्ट मेजर कर लेगा, सेम होगा। तो ये हो गया, ठीक है, l बाई l पर t माइनस 1, क्लियर ना। डिस्टेंस को हम l से लिख देंगे बाई टाइम, ठीक हो गया। नाउ एटा, अब एटा को कैसे, एटा वाला फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, एटा इक्वल टू f बाई a इंटू dv अपॉन dx, इसका फॉर्मूला होता है एटा का। आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, जब से ये बेसिक की चीजें हैं, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल होता है कि एक जो है आपका टेस्ट ट्यूब रहेगा, जो वाटर आप वहाँ पे गिराएंगे वह जो नली से होते हुए आउट होगा, तो उसका पूछा जाता है कि जैसे जो नली लगी हुई है उसका वो उस रेडियस यानी उस पाइप का रेडियस कितना होगा, ठीक है, और वो कितने सेकेंड में जो है वहाँ तक पहुँचता है, ये सब चीज़ उसमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एटा इक्वल टू एफ बाई ए डी बी अपॉन इतना होगा, राइट। इसका हम डायरेक्ट ले ना, इसका फॉर्मूला क्या था, m l t माइनस 2 फोर्स का एंड एरिया का l स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या जाएगा l t पावर माइनस 1, और यहाँ से भी पता है हमें क्या जाएगा, हम पे ये डिस्टेंस है ना, ये तो जाएगा, देखिए यहाँ से ये l कैसे, यहाँ से एक l और यहाँ पे एक ट्यूब से एक टी से एक टी कट गया, तो व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, m l पर -1 एंड t पर माइनस l नहीं t बचेगा, t कट नहीं किया है, l पावर कटा, एक l कटा बचा, एक l बचा, ऊपर जाके रिलेट नहीं होगा। अच्छा नीचे का क्या बात है, नहीं, हमको लगा कि जापान में है ना, तो नीचे का कुछ बचा है, समझ में आ गया ये चीज, यहाँ पर लिख देंगे m l पर -1 एंड t पर -1 इज द, इसके पावर क्या हो गया x, राइट। सिमिलर व्हाट विल डू, डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला, टेल मी, मास अपॉन वैल्यू, सही, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। तो मास क्या हो गया, कैपिटल M एंड दिस इज द l क्यूब, यूनिट से मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये चीज आप लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जाएगा आपका m l पे पावर -3 आपका एंड r है रेडियस, रेडियस का यूनिट क्या होगा, रेडियस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर का क्या जाएगा हमारा l पावर, क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, बस इतना चीज आप लोग रहेगा मालूम, जैसे आप लिख लीजिए, और थोड़ा सा हाई मान लीजिए पेपर में लिखा, ठीक है, इतना तो लिखना पड़ेगा आपको। तो सोचो हमें एक सब्जेक्ट फाइंड आउट करना, वहाँ पे ABCD था या एक प्रोजेक्ट था, वहाँ हम लोग सपोज करके लिखना है इस तरह से, वैसे कंडीशन में m के पावर इसके पास सबके पावर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट में लिखूँ, देखिए x m की पावर x, हाँ, तो डायरेक्ट x लिख दिया, इन दिस y m की पावर y प्लस y लिख दिया, इसमें है नहीं, जैसे m नहीं है छोड़ दो, हाँ, यहाँ पे भी m नहीं है, क्या जाएगा 0, जैसे आप कुछ नहीं तो तुम्हें पता है कि पैसे कुछ नहीं लिख सकती हो ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लेते फायदा नहीं, तो पालन करने से आप कौन सा साइन से करे वाला l के पावर यहाँ पे माइनस होना, तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे l पे पावर -3y हो जाएगा, जैसे यहाँ पे l के पावर, क्लियर, ठीक, इक्वल टू l पे यहाँ कितना है, नथिंग द 1 here, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, नाउ थर्ड इक्वेशन कौन सा बचेगा, थर्ड इक्वेशन में
हाँ गुड, टी की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टी है नहीं, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी है कितना है -1 जी। देखो इक्वल वाला नहीं मिल रहा है इससे, हाँ तो दिस यानी यस का वैल्यू कितना आ गया 1, तो y को यूनिट्स कितना हो जाएगा -1। देखिए जैसे x की वैल्यू आप पुट कीजिए, आप इस जगह ट्रांसफर किए तो y की वैल्यू कितना आ गया 1, x का 1 y का सॉरी x का 1 y यहाँ लिखेंगे हम, y का 1 x को वैल्यू पुट किया ना तो y को वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब x y निकले तो बचा क्या हमें निकालने के लिए z, तो z क्या करोगे इसमें पुट करो, तो दूसरा पुट करें यहाँ से 1 इक्वल टू x का कितना आया पॉजिटिव एक आया, आगे माइनस का माइनस लगेगा -3, y को कितना है -1, -1 प्लस हो जाएगा 1 से इंटू में कोई पड़ेगा नहीं प्लस z हो गया। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 2 -3, इधर प्लस 2 -3 इक्वल टू z, तो z की वैल्यू कितना आएगा, तो नहीं तीनों का निकल गया, x का 1 y का -1 z का -1, नाउ मैचिंग का लेकिन ये जब आएगा तभी कर पाएंगे आप लोग, राइट ओके। हो रही है बात, अरे वो तो बहुत बड़ी चीज हाँ है काम भैया कितना पढ़ पढ़ के if the magnitude of the sum of vector is equal to the magnitude of a differential of the vector, the angle between these vector is, if magnitude that means resultants का रहा है, resultants of some two vector, sum मतलब ऐड हो गया, ऐसे दो वेक्टर जिसका sum of equal to the magnitude different समझ रहे हैं, different of the vector, the angle between, इसका angle कितना आएगा, सिंपल सा दिमाग लगा लीजिए क्या आएगा 0 या 1 या कुछ 45 90 से कुछ अलग चीज, तो देखिए मैग्नीट्यूड सम फर्स्ट वेक्टर क्या मैं सपोज किया a, दूसरा वेक्टर में क्या सपोज किया, तो सम अप हो गया ना, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट, इसी का मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट, तो कह रहा है इसकी इसकी एंगल कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड है मॉड लगाओ तभी ना इसमें मैग्नीट्यूड निकलता है, जैसे हम लोग यहाँ नहीं लिखते रूट में आई जे तो उसका मैग्नीट्यूड इन रिजल्टेंस मॉडुलस, तब यहाँ पे इस तरह से हो गया, तो आप यहाँ पे एंगल निकालना तो स्क्वायर का वो साइड कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वेक्टर a स्क्वायर a प्लस b कौन सा फॉर्मूला मालूम है ना, वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a b, राइट, सिंगुलर वेक्टर a स्क्वायर वेक्टर नाउ 2ab, राइट ना, दिस कैंसिल हाउ, चाहे इसको इधर ट्रांसफर करके चाहे इसको इधर ट्रांसफर करके, ये प्लस इधर आएगा माइनस, ये प्लस इधर आएगा माइनस, यदि इसको जब ये माइनस हो जाएगा, आप इसको इधर लाओ तो प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 2 इधर आएगा प्लस हो गया ना, तो 2ab 2a 4ab इक्वल टू 0, अब इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो बचा क्या हमारा वेक्टर a वेक्टर b इक्वल टू 0/4, तो 0 आएगा ना, 0/4 इज 0, मतलब ये किस में होता आप लोग पढ़े हैं 90 डिग्री होता ना, ab cos 90 डिग्री, ठीक है, जीरो थीटा होता है ना, थीटा होता है तो थीटा नहीं क्या लिखते हैं 90, आकाश 90 का क्या होता है cos 90 का क्या होता है, अरे हां 0 होता है ना, क्या? sin 90 होता है ना, अच्छा sin, ठीक है, तो वेक्टर और b का एंगल कितना बन गया 90, समझ में आ रहा है कैसे 0 आता है ना, लेकिन 0 होता है 90 होता है, ठीक है, तो यो 90 डिग्री करेक्ट है, ठीक है, एनी डाउट
गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का शुरुआत होगा एज वेल बेसिक आपको मालूम होगा। तो टुडे विल बी द डिस्कस अबाउट ऑफ द फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले जो है आपका कोफिशिएंट का डायमेंशन जान लीजिए। कोफिशिएंट में आपको बताया जाता है एफ बाई ए डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, ये चीज़ होता है। तो फोर्स का सिंपल सा आप निकाल लेते हैं एम ए, यानी इसका कैपिटल एम हो जाएगा, इसका एल टी पर -2, और यहाँ पे एरिया का एल स्क्वायर, ठीक है, इसी को इसी में लिख रहे हैं। फिर इसका भी एल हो जाएगा, आई टी ऊपर जाएगा -t हो जाएगा। तो यहाँ से 1 l कैंसिल कर दीजिए, राइट, ठीक है। अब यहाँ से एक टी यहाँ से ऐसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखने मिलेगा कि यहाँ पे होगा यम टी के पावर यहाँ पे -1 बचा है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ये देखोगी कि यहाँ पे ऐसे है, तो डिस्टेंस हमारा L हो गया, T हो गया, एरिया L स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आ जा रहा हमारा यम L के पावर यहाँ पर हो जाएगा -2 एंड T के पावर -1। बट कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसी का यदि फाइंड आउट करते हैं तो इसमें आपका जो है यहाँ पे इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर L स्क्वायर है और यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे भी लिख लेते हैं L बाई टी, ठीक है। तो L बाई टी, तो सॉरी यहाँ पे L रहेगा, यहाँ पे T रहेगा, T, तो यहाँ पे L क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यूब हो जाएगा, इस तरह से इसमें इंटू करें तो L क्यूब बाई टी, तो ऊपर जाएगा तब भी इस तरह से हो जाएगा T के पावर -1, ठीक। तो देखिए यहाँ से यदि आप काटने का भी प्रयास करें इतना होगा MLT -2। तो यहाँ पर आपका 1 बाई लेंथ भी होता है, तो यहाँ पर L हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपका एक L यहाँ से माइनस कर दीजिए, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर ये, तो होता है आपका ML -1, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव T पर -1। बस यही फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा बस आप यही दिमाग में रखे रहिए कि ML कोई भी रहेगा ना, बस इतना ही आएगा, M पर -1, L पर -1 एंड T पर -1। पॉजिटिव आपका सिर्फ M रहेगा। तो आज की बातें हैं हम लोग का फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन? सिंपल सा फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन एज वेल, अच्छा वो नहीं आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आपको सिंपल सा क्या देखा जाएगा कि आप जनरली यदि देखते हो कि आप चल रही होती हो, स्लिप हो जाता है, आदमी गिर जाते हैं बरसातों में अधिकतर, ठीक है। मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, ब्रेक लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से आवाज़ें आती हैं। तो स्पेशली इसका रीज़न क्या होता है? डेट मीन्स जो भी फ्रैक्शन होता है वो उस फ्रैक्शन में जब हम उस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट जो है एक फोर्स वर्क करता है, और उन्हीं दोनों का रिलेशन हमारा फ्रैक्शन कहा जाता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक बॉडी रखता हूँ, ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पुल अपोज कर रहा हूँ, यानी फोर्स होता है कि पुल अपोज किए। तो जो इस बॉडी का ये सरफेस है, सरफेस सेंस जिस पे ये रुका हुआ है, टिका हुआ है, तो इसको जब हम पुल या पुश कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में यहाँ का जो ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन पर इसको इधर ठेलना है। तो ऐसे कंडीशन इधर जो है हमारा अगेंस्ट
एक फोर्स और लगता है, हम ऐसे कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट जो है इधर से फोर्स लग रहा है, इसका अगेंस्ट विरोध का कार्य करता है। तो डेट मीन्स इसको आर बोलते हैं। किसी भी बॉडी पे यदि हम फोर्स लगाते हैं तो जनरली उसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाया जाता है। आप अपना एज वेल ऐसे भी कर लीजिए, जैसे यदि अपना सिर जो है दीवार से लड़ाइए तो जितना फोर्स लगाएंगे आप उतना फोर्स दीवार भी लगाएगा। तो आप तो लगा रहे हैं तो आप दिख रहा है लेकिन वो कांस्टेंट है, लेकिन उसका भी उतना ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसी को जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्शन है तो रिएक्शन है, एवरी एक्शन हैव द रिएक्शन। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बताया जाता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द आर। आर को आप नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, यह है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ऐसे में जो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर होता है, इसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम हटाते हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो म्यू आता है, म्यू आर हो गया। तो यहाँ से यही जो है व्हाट इज़ द म्यू, यही आपका म्यू इज़ द कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट कोई चीज़ आएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। आप सिंपल सा सोचिए, कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सिंपल सा ये दिखा जाए कि भाई आर फाइंड आउट करना रहेगा या म्यू फाइंड आउट करना रहेगा, तो इससे क्या करोगे आप, डिवाइड करोगी एफ बाई आर। इसे देखिए इक्वल टू क्या हो गया आपका म्यू। यहाँ पे यस लगाते हैं, यस फॉर स्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यही रिलेशन होता है सिंपल सा, एफ बाई आर इज द म्यू, यस इज द स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसी पे सिंपल सा इसका भी आप सोच सकते हैं, भाई ये भी जो है फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा, मतलब इसकी कोई यूनिट इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो यूनिट लेस हो जाएगा तो डायमेंशन भी लेस हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन म्यू एस का आप निकालते हैं यदि कोफिशिएंट का तो उतना आता है m पावर 1 l पावर -1 t पावर -1। तो अब यहाँ पे फिर हम इसी को सोचते हैं कि सपोज कीजिए यदि इसमें एंगल मैं लेता हूँ कि इनके बीच की जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो ऐसे में इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इस तरह से यदि मैं रखूँ यहाँ पे, इस तरह से सपोज कर लीजिए ये बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे मैं पुल्ली लगा रखा हूँ, इसको ऐसे खींचेगा mg एक इधर। तो यहाँ पे जो बॉडी है, इस बॉडी पे दो फोर्स लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ये दो तरह के कंपोनेंट है यहाँ पे लगते हैं कि mg sin थीटा एंड mg cos थीटा लगते हैं। तो जो रिलेशन होके आता है यहाँ पे निकलेगा, तो रिलेशन बिटवीन टू कंपोनेंट, एक होगा आपका जो कंपोनेंट है mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा म्यू यस ऑफ mg cos थीटा, इसके इक्वल होता है। अब इसी से डिवाइड कर दीजिए, तो म्यू यस इक्वल टू mg sin थीटा अपान mg cos थीटा। तो mg कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो म्यू यस साइन अपान कास क्या होता है आपका tan थीटा। ये आपका कंपोनेंट एंगल हो जाता है। अब यहाँ से निकालते हैं एंगल, तो यहाँ पे ये आ जाता है tan इनवर्स इक्वल म्यू यस इक्वल टू क्या आता है आपका थीटा हो जाता है, यानी एंगल यहाँ से निकल जाता है। बस ये दो कंपोनेंट आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए म्यू का वैल्यू क्या आता है, एफ बाई आर भी तो लिख सकते हैं। यदि यहाँ से देखा जाए फ्रॉम 1 से, तो यहाँ से आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 से म्यू यस के जगह क्या लिख सकते हैं, एफ बाई आर। तो एफ बाई आर इक्वल टू ये हो जाएगा
क्या tan थीटा भी हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें जो है r होता है r mg के इक्वल होता है, यहाँ पे भी एंगल बनेगा mg cos थीटा, तो यहाँ पर 0, 90 एंड 180 आर की वैल्यू mg cos थीटा हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो ये फोर्स है इसके अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है हम सपोज करते कम से कम भी एंगल बनाएगा तो 0 से थोड़ा सा ऊपर उठेगा। कभी भी देखिएगा बाइक या वो चलाया जाता है स्पीड से, तो बाइक का या स्कूटी का बहुत स्पीड से चलता तो एकदम बहुत ज़्यादा उसके टॉप वाले पा जाता है, दब के नहीं चलता है। क्यों? क्यों? वहाँ पे कुछ ना एंगल बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे जो है ये पुल्ली लगा हुआ, तो इधर भी हमारा मास काम कर रहा है, ये मास है, इधर भी खींचेगा और इधर भी खींचेगा, तो एक mg हो गया mg cos थीटा mg sin थीटा, तो एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो रिलेशन बिटवीन टू कंपोनेंट ये होता है आपका म्यू यस mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। और जब मल्टीप्लाई होता है तो हम सिंपल में डिवाइड कर देते हैं, mg कैंसिल, तो यहाँ पे साइन अपन कास द tan और म्यू यस की वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। फ्रिक्शन फोर्स बस इतना सा ध्यान रखना, यदि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा थप्पड़ जो है, ठीक है, खाने के लिए तैयार तुम दे सकती हो उसको, ठीक है। हाँ, जैसे यदि कोई बॉडी, सिंपल सा फ्रिक्शन समझो, यदि ये कोई बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स से ये हमारा विरोध करता है, अगेंस्ट का काम करता है, ठीक है। तो उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। बाइक चलाया जाता है, गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, ठीक है, बरसात होता है तो स्लिप हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। क्यों? जितने अमाउंट पे जैसे हम पैर अपना रखते हैं तो उतने बराबर फोर्स जो है ज़मीन हम लोग को फोर्स नहीं दे पाती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं बन पाता है, इसे आदमी गिर जाता है। बाइक या गाड़ी या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो चल रही हैं, ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है, तो उस जब ब्रेक लगाया था तो एक फोर्स तो ऐसे लग ही रहा है, तो जब ब्रेक लगाया जाता है तो ये जो इसका सरफेस होता है, ज़मीन का जो सरफेस होता है, उसमें भी जो है फोर्स उतना होता है, जितना फोर्स से अमाउंट आगे बढ़ रहा है उतने फोर्स से ये, तो दोनों का जो रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस कॉल्ड फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी देखते नहीं लोग ब्रेक भी लगाते हैं तो तब भी जो है डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं, बिकॉज वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसका जो एंगल बनता है मेंटेन नहीं कर पाते हैं, गिर जाते हैं। आप साइकिल चला रही हो तो बाइक चला रही हो तो मोड़ आता है तो झुक जाना पड़ता है, थोड़ा सा झुकते हैं, बाल्टी लेके चलते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं, पहाड़ी पर चलते हुए आदमी थोड़ा सा आगे झुक जाता है, क्योंकि बैलेंस बनाने की कंपलसरी होती है, ठीक है। तो उसी तरह जो यहाँ पर जब हम ज़मीन पर चलने की बातें करते हैं तो वहाँ पर या कोई और बॉडी लेके चलते हैं तो वो फ्रिक्शन फोर्स का काम करता है। यदि आप इस दीवार ही को हम सपोज करते हैं इतना फोर्स लगाए तो उतने ही फोर्स से इधर हमारा काम करता है, एक्शन है तो रिएक्शन है, समझ लीजिए, ठीक है। उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, वो कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, इन हिंदी घर्षण बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन आप यहाँ चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए। निकाला कैसे जाता है वो भी बता देते हैं। इफ फ्रिक्शन एंगल आप 15 डिग्री एंड 75 डिग्री फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन का जो है कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपल सा ये है, जब दो एंगल दिया है तो यहाँ सपोज कर सकते हो ये क्या हमारा θ1 है, इसको सपोज करते हैं θ2 है, तो ये फार्मूला हो गया म्यू एस इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा को sin थीटा, और इस तरह से दो एंगल की बात कर रहा है ना, ऐसे लिख सकते हैं। साइन अपन कास हमारा tan होता, बट एंगल जो है सेम रहता तो होता है, लेकिन एंगल डिफरेंट है, इसकी वजह से मैंने ऐसे लिखा, जबकि रियल में फार्मूला तो आपका यह होता है ना, ये होता है। तो जब एंगल यहाँ पे सेम रहता तब साइन अपन कास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन अपन कास अलग अलग है, साइन अपन कास अलग अलग में एंगल अलग अलग है, साइन आपका ये कास से ये हो गया। तो अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, मैं आपको फार्मूला फल बताता हूँ कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी, हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग ये फार्मूला,
साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इस तरह समझिएगा। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इस तरह से एक बार ए रहेगा तो एक बार बी रहेगा, फिर उसी का चेंज होता है। साइन ए में चल रहा था तो अब कास ए में आएगा, यहाँ पे कॉस बी था तो अब यहाँ पे साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव का रहा। लेकिन यदि यहीं पे कह दूँ पॉजिटिव का क्या होगा, तो ए प्लस बी का, तो यहाँ पर वही रहेगा, सब सेम रहेगा। साइन ए कॉस बी, यहाँ प्लस रहेगा कॉस ए साइन बी, बस प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये तो साइन वाला हो गया। लेकिन यदि मैं इसी में आप क्वेश्चन कहें कि सर जी कास ए प्लस बी आ जाए तो ये बोलता कास का साइन साइन, यानी कास एक बार कास ए फिर कॉस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, साइन ए साइन बी। देखिए कॉस कॉस, या कॉस कॉस का मतलब क्या है, एगो कास ए एक कास बी, फिर कॉस कॉस साइन साइन, तो यानी साइन ए साइन बी। थोड़ा अपना दिमाग में रखने के लिए जिस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब ए माइनस बी होता है तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कास ए कॉस बी। अब सोचिए यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस हो तो क्या होना चाहिए, साइन ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला यदि इतना है तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तब सोचिए यहाँ पर हमें चाहिए 15, तो आप टेबल जो है देखते आ रहे होंगे कि 15 का टेबल आपको जो है उसमें नहीं दिखाया गया होगा ट्रिगो के टेबल में, तो आप उसमें देखे होंगे 0 डिग्री देखे होंगे, 30 डिग्री देखे होंगे, 45 डिग्री देखे होंगे, 60 डिग्री देखे होंगे, और 90, 120, 135, 150, 180 ऐड से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये भैया यहाँ पे 15 है, तो टेबल में आपको देखने मिलता है कि 0, 30, 45। तो क्या करें कि इसमें हमारा 15 आ जाए, तो दिमाग लगा, आपका तुरंत दिमाग कहेगा सर जी वाई नॉट 45 माइनस 30, 15 आ जाएगा ना, 45 में 30 घटाएंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था यहाँ पे साइन। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लेते हैं, बी की जगह रखेंगे 45 और ए की जगह रखिए 30, तभी ना आएगा। देखिए 15 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दीजिए, तो यहाँ पे साइन ए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका साइन 45, कॉस बी कास 30 डिग्री, माइनस कॉस ए 45 डिग्री। एक जगह देखो ए नहीं ये है, ए है ये बी है, और यहाँ पे साइन बी, बी की जगह क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। तो साइन 45 का कितना होता है 1/√2, इसका रूप होता है, और इसका होता है इसका √3/2, और इसका हो जाएगा आपका 1/√2, और इसका होता है 1/2। तो देखिए 3 1 जा √3, यहाँ पे नथिंग एट द कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 1 जा 2√2, माइनस लगाइए 1 1 जा 1, यहाँ पे भी नथिंग ऐसे। तो जब नीचे वाला इक्वल होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड है नहीं तो सब्ट्रैक्ट वाला है, अब क्या है √3 - 1, यानी किसका वैल्यू आया आपका साइन 15। तो आपको बस इतना आपको याद होना चाहिए कि साइन 15 का वैल्यू जो होता है √3 - 1/√2 होता है। तो म्यू यस साइन 15 डिग्री और यहाँ पे कास 75 डिग्री। ठीक है, तो बताइए साइन 15 का कितना आ गया, √3 - 1/2√2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसी तरह आप कास 70 का निकालिए, कास 70 का अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऐसे सोचिए कि कास है, क्या करें कि आपका कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो कितना माइनस करें कि 75 आ जाए, -90 माइनस कितना करें 91 हेड होता है, 19 से कितना माइनस करें 75 आ जाए
हाँ 15 उस तरह से, तब भी आप साइन 15 की वैल्यू मतलब cos 15 की फिर यहाँ पे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा सर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सर क्यों ना हम इसको ब्रेक कर दें 30 + 45, हमें 2 भागों में लाना है ना, तो ऐसे भी तो हो सकता है। आप यहाँ पे तो रख दोगे कि यहाँ पे cos 90 का रख दोगे, sin 90 का रख दोगे, लेकिन फिर यहाँ पे बच जाएगा ना cos 15 का। हाँ यहाँ पे cos 15 का निकालना, फिर sin 15 का निकालना, तो sin 15 का तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा sin 15 का, लेकिन फिर ये वाला भी हमारा अननोन हो जाएगा, फिर उसको लेन दिया जाएगा। सो बेटर इस ये ना करके हम क्या लिख रहे हैं 30 + 45 लिख सकते हैं ना, 30 का भी वैल्यू जानते हैं, 45 का भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जानते हैं इसी का सेम प्लस हो जाएगा, तो इसको ओपन करके देखिए इसके प्लस वाले पर, तो 30 + 45 क्या लिखते हैं साइन ए, एक जगह यहाँ पे क्या है 30 है ना, ये वाला देखो एक जगह 30 अब बी की जगह 45, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या लिख रहे थे, कॉस लिख रहे थे ना, cos 30, फिर क्या लिखेंगे cos 45, हाँ फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे लिखेंगे फिर साइन, ये क्यों क्या है यहाँ पे 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 45। तब बताइए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आप यहाँ पे cos 30 का √3/2, इसका 1/√2, और इसका 1/2, और इसका 1/√2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 वन जा रूट, और यहाँ पर 2 वन जा 2√2 माइनस 1 वन जा 1 आई 2√2, यानी √3 - 1 अपान 2√2, √3 - 1 अपान 2√2, सब सेम सेम है ना, 1 आ गया, आखिर इसका वैल्यू 1 होता है 10 में, हाँ 1 सीधे ये सीधे 1 कांस्टेंट आ गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 10 में देखते तो जब साइन अपन कर इतना आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर साइन 15 यानी साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर √3 - 1 अपान 2√2, आज जो इसमें साइन यदि हम 75 करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा √3 + 1/2√2। अब इसी का अपोजिट देखिएगा, जब इसमें cos 15 लेके चलेंगे तो यह जाएगा √3, ठीक है, प्लस इतना आ जाएगा, और जब से यहाँ पे cos 75 लेके चलेंगे तो √3 - 1 अपान 2√2, एक दूसरे का अपोजिट है। साइन 15 है तो ये cos 75 में होगा इसके बराबर, आज यहाँ पे 75 है पॉजिटिव, तो cos 15 के इक्वल होगा, समझ पा रहे हैं, ये इसका वैल्यू होता है, ऐसे निकालते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। उस हाई जो है आपको मैं डायरेक्ट ऐसे कह देता कि इसका वैल्यू इतना आता है, इसका वैल्यू इतना आता है, कट जाएगा पूरा, है नीचे वाला इससे कट जाएगा, ये वाला जो इससे कट जाएगा तो वो ना क्या, लेकिन मैं कहूँ कि ये थोड़ा एक बार समझ लीजिए, फार्मूला है, ये दो फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, नोट कर लीजिए।